नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मनी मंत्र, आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे निवेश के विकल्प की जो आपके भविष्य को सुरक्षित करने की मदद करता है। जी हां, एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम, जो कि एक सरकारी रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी पीएफआरटी जो है, इसके द्वारा ये संचालित किया जाता है और इसका उद्देश्य है कि लोग अपने रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी को आर्थिक रूप से स्वतंत्र और सुरक्षित बना सकें। फिर चाहे आप सरकारी नौकरी में हो, प्राइवेट सेक्टर में हो या स्वरोजगार में हो, एनपीएस सभी के लिए है। आप हर महीने या सालाना एक निश्चित राशि को एनपीएस में निवेश करते हैं और ये पैसा अलग अलग फंड्स में लगाया जाता है, जिससे आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न मिलता है। रिटायरमेंट के समय आपको एक हिस्सा लमसम मिल सकता है और बाकी से आपको मंथली पेंशन मिलती है। तो किस तरीके से एनपीएस आपके लिए लाभदायक है और कैसे इसको और बेहतर अब बना दिया गया है, ये आज के कार्यक्रम में आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। एनपीएस की बेहतरी की जब हम बात कर रहे हैं, हमने देखा है किस तरीके से लगातार इसमें बदलाव हुआ है और अब एनपीएस से आपको बता दें ज्यादा रिटर्न जो है वो मिल सकता है। आप सोचेंगे कि कैसे जो रिटर्न है वो ज़्यादा हो सकता है, कैसे हमारी जो आय है वो बढ़ सकती है, क्या और कुछ फ़ायदा इसमें जोड़ा गया है, क्या कुछ खास वो जानकारी है, वो चलिए सबसे पहले आपको बता देते हैं। दरअसल एनपीएस में कुछ बदलाव किए गए हैं, कुछ नए नियम अब इसमें जोड़ दिए गए हैं और इन नियमों के चलते अगर देखा जाए तो आपको जो रिटर्न है वो ज़्यादा मिलेगा। क्या कुछ बदलाव है वो आपको हम यहाँ बता देते हैं, किस तरीके से आपको इन बदलाव के ज़रिए और जो लाभ है वो होने जा रहा है। एनपीएस जिसको पीएफआरडीए जो है वो संचालित करता है, तमाम जो इसके बड़े फायदे हैं वो आपको मैं बता देता हूं और जो इसके साथ साथ जो बड़े बदलाव किए गए हैं। अब सब्सक्राइबर्स को आपको बता दें 100% इक्विटी इन्वेस्टमेंट का विकल्प यहां पे दिया जाएगा, जो कि पहले 75% था। यानी अब आप ज़्यादा पूरा फंड जो है अपना वो आप इक्विटी में निवेश कर सकते हैं। नॉन गवर्नमेंट सब्सक्राइबर जो हैं वो इक्विटी में अब अपना 100% जो फंड है, आपको जो फंड तैयार हुआ है उसको लगा पाएंगे। पहले सिर्फ ये महज 75% था और उसी की वजह से जो रिटर्न है आपको ज़्यादा मिल सकता है। इसके साथ साथ जो बदलाव इसमें किया गया है, अभी तक एनपीएस में इक्विटी इन्वेस्टमेंट की जो लिमिट है वो 75% थी, जैसा हमने आपको बताया, और इसी वजह से ना सिर्फ सुरक्षित बल्कि काफ़ी लाभदायक भी माना जाता है। मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क से निवेशकों को अब ज़्यादा विकल्प मिलेंगे। अलग अलग स्कीम जो हैं वो अब निवेशकों को यहाँ पर मिलेंगी। किस वजह से मिलेंगी? क्योंकि पहले हम देखते थे जब हम प्लान की बात करते हैं तो अब एक ही प्लान पर आपको बता दें अलग अलग स्कीम जो सब्सक्राइबर है चुन सकेंगे। पहले ये होता था कि एक ही प्लान पे, यानी जब हम बता रहे हैं आपको किस तरीके से इस पर एक ही स्कीम जो है आपको मिल सकती थी, लेकिन अब अलग अलग स्कीम जो हैं, योजनाएं हैं, उनका लाभ आपको मिलेगा। और उसी के साथ जो और बदलाव किए गए हैं, एनपीएस में एग्जिट और विड्रॉल के नियम भी पहले से काफ़ी आसान बना दिए गए हैं। जी हाँ, इसमें अगर हम एग्जिट की बात करते हैं तो नॉन गवर्नमेंट सब्सक्राइबर जो हैं उनको 15 साल के बाद अब एग्जिट मिल सकता है। 15 साल यानी अगर आप 30 की उम्र में शुरुआत कर रहे हैं निवेश की, तो जब आपकी उम्र 45 साल की होगी आप उससे एग्जिट कर सकते हैं। पहले जब तक आपकी आयु 60 वर्ष नहीं होती थी या उसके बाद का जो हम लक्ष्य निर्धारित करते थे उसके बाद ही हमें इसका लाभ मिलता था, लेकिन अब 15 साल के बाद मिलने लगेगा। और साथ ही अब जो हमारे दर्शक हैं ज़ाहिर तौर पर जिन्होंने अब तक इसमें निवेश नहीं किया है, उनमें उत्सुकता ये आई होगी आखिर क्या इसका लाभ हमें मिल पाएगा, आखिर नेशनल पेंशन सिस्टम है क्या। तो चलिए आपको ये भी बता देते हैं आखिर किस तरीके से एनपीएस यानी हमारे जो नेशनल पेंशन सिस्टम है वो काम करता है और कैसे इसको खासतौर से जब हम बात करते हैं सरल, स्वैच्छिक और पोर्टेबल है। पूरी तरीके से जो एनपीएस है उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है और लगातार उसको बेहतर बनाया जा रहा है। और क्या कुछ खासियत है इसकी, ये भी आपको बता दूँ। दुनिया की सबसे कम लागत वाली पेंशन योजनाओं में से एक है एनपीएस। जी हाँ, जिसके चलते आपको अच्छा रिटर्न जो है वो लगातार मिल रहा है। लेकिन अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो उसके लिए खासतौर से आपकी आयु की अगर बात की जाए तो एनपीएस में आवेदन के लिए आयु 18 से 70 वर्ष के बीच आपकी होनी चाहिए और इसके बाद आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, यानी इसकी शुरुआत आप भी कर सकते हैं। साथ ही जब लाभ की हम बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ा लाभ देखिए, एनपीएस में निवेश करने से आपको जो टैक्स बेनिफिट है वो सीधे तौर पर मिलता है। कितनी राशि पे मिलेगा वो भी आपको हम बताएंगे, लेकिन यहाँ ये कोई ज़रूरी नहीं है। जब आप बचत की खासतौर से सोचते हैं तो बचत के लिए खासतौर से एनपीएस जो है वो काफ़ी फ़ायदेमंद माना जाता है। आप अपनी इच्छा से जो एनपीएस का अकाउंट है वो खोल सकते हैं और वहाँ पर आपको अलग अलग विकल्प जो हैं वो ज़ाहिर तौर पर मिलेंगे। और ऐसे में लोगों को लगता है कि जब हमारी आमदनी इतनी बेहतर है तो आय को बढ़ाने के लिए और साथ ही साथ टैक्स बेनिफिट लेने के लिए सबसे अच्छे माध्यमों में यानी एक कुशल तरीका जो है वो एनपीएस को माना
माना जाता है, जिसके चलते आपकी आय में इजाफा हो सकता है, वृद्धि हो सकती है। तो ये तो बात हुई किस तरीके से एनपीएस जो है वो आपको लाभ पहुंचा रहा है और कैसे इसके जरिए जो रिटर्न है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। इसके बारे में आपको हम जानकारी देंगे, बताएंगे कितना लाभदायक है इसके जरिए अगर आप निवेश करते हैं, और साथ ही साथ एक खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगी, उनसे हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला एमडीएच मसाला। 2047 में कैसा होगा विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश? क्या आप चाहते हैं कि कृषि क्षेत्र में नवाचार और पशुधन की समृद्धि से बढ़े अन्नदाता की आमदनी, गांव-गांव तक पहुंचे चौड़ी सड़कें, हवाई यात्रा के लिए किसान की जेब में हो पैसे, विश्व स्तरीय शिक्षा और वर्ल्ड क्लास इलाज, बढ़े उद्योग, रोजगार, नौकरी और अपना व्यापार, रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी हो यूपी में फुल, ताकि कभी न हो बत्ती गुल। डीप टेक, एआई और इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का बिछे जाल, सांस्कृतिक धरोहर का पुनर्जागरण और गौरव काल। क्या आप चाहते हैं ऐसा उत्तर प्रदेश? अगर हाँ तो उठाइए मोबाइल, क्यूआर कोड को स्कैन करें और पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। आपके सुझाव से बनेगा विकसित यूपी का रोड मैप और मूल्यवान सुझाव देने वाले किए जाएंगे सम्मानित, क्योंकि आपकी राय विकसित यूपी बनाए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मनी मंत्रा में। और ब्रेक पे जाने से पहले आपने जाना किस तरीके से एनपीएस से ज़्यादा रिटर्न आपको मिल सकता है। जी हाँ, नेशनल पेंशन सिस्टम की अगर बात की जाए, क्या कुछ खास इसमें बदलाव किए गए हैं जिसकी वजह से और आकर्षक अब खासतौर से युवा वर्ग को भी ये लगने लगा है। इस बारे में हम चर्चा करेंगे और इसके लिए बेहद ही खास मेहमान आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। आपको बता दें हमारे साथ ममता रोहित जी हैं, कार्यकारी निदेशक हैं पीएफआरडीए से। बहुत बहुत स्वागत आपका ममता जी। और जिस तरीके से आपने दर्शकों को भी हम बता रहे हैं कि कितना लाभ इसके ज़रिए अब उनको मिल सकता है, कितना महत्वपूर्ण आप मानती हैं जो बदलाव इसमें किए गए हैं? हाल में ही आपने बिल्कुल सही कहा, मैंने देखा आपने बहुत अच्छा होमवर्क कर रखा है जी। एंड ये जितने बदलाव हुए हैं ये अभिदाता को ध्यान में रख के किए गए हैं जी। हम लोग ये जो स्कीम है पिछले 14 साल से चला रहे हैं, 14-16 साल से, और जिस किस्म की डिमांड आती थी अभिदाताओं से, सभी को ध्यान में रखते हुए और उसके रिटर्न को ध्यान में रखते हुए, हर तबके को ध्यान में रखते हुए ये बदलाव लाए गए हैं जी। और सबसे महत्वपूर्ण बदलाव की अगर हम बात करते हैं, जो खासतौर से अब जो सब्सक्राइबर हैं, नॉन गवर्नमेंट सब्सक्राइबर, उनका जिस तरीके से बताया गया कि जो उनका फंड है वो 100% तक उसको चाहें तो इक्विटी में लगा सकते हैं, पहले जो कि 75% था। तो किस तरह का प्रावधान यहाँ पर रखा गया है अब उनके लिए? देखिए, पहले 75% था, वो ये भी सोच समझ के रखा गया था कि हर अभिदाता को ये नहीं ज्ञान होता कि उसको कितना जोखिम उठाना है। लेकिन अब क्योंकि अगर आप देखते हैं डीमैट में भी करीब 20 करोड़ से ऊपर फोलियो हो गए हैं जी। आपके म्यूचुअल फंड में 25 करोड़ से के उसके आसपास फोलियो हो गए हैं। तो जब लोगों का ज्ञान इस फील्ड में इतना बढ़ गया है तो हम लोगों को भी लगा कि हमारा एनपीएस स्कीम इतनी अच्छी होते हुए भी सब लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, पहली चीज़। और दूसरी, उनकी ये मंशा है कि हम उनको 100% उनको इक्विटी में एक्सपोजर दें, तो इसको ध्यान में रखते हुए ये 100% किया गया है। दूसरी चीज़ ये है कि ये अब सभी जानते हैं कि 100% इक्विटी का मानना ये है कि जो उसका रिटर्न होगा वो लॉन्ग पीरियड में बहुत मैक्सिमाइज हो जाएगा जी। जो एक कंपाउंडेड एवरेज ग्रोथ रेट का जो एक इफेक्ट है वो उसको लॉन्ग टर्म में पूरा का पूरा इक्विटी के माध्यम से मिल पाएगा, क्योंकि जो इन्फ्लेशन है वो ऊपर नीचे होता रहता है जी। और उसका इफेक्ट एक फिक्स्ड रेट में
जो एक फाइनल रिटर्न का इफेक्ट है वो कम हो जाता है। जी। तो इसकी भरपाई करने के लिए उसे इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। बिल्कुल। और ममता जी, जो दर्शक हैं वो हमारे साथ जुड़ भी रहे हैं, कार्यक्रम को देख रहे हैं और ईमेल्स भी उनके आने लगे हैं। जयपाल जी हैं जिनका ईमेल हमारे पास आया है, इनकी उम्र 51 वर्ष है और वो ये जानना चाह रहे हैं कि मेरे लिए कौन सा जो फंड मैनेजर है वो बेहतर रह सकता है, मुझे बेहतर जो स्कीम्स है वो बता सकता है, इसका चयन हम कैसे कर सकते हैं, किस तरह का विकल्प अब उनको मिल सकता है? आप ऐसा करें, आप जो हैं एनपीएस ट्रस्ट की वेबसाइट पे जाएं, आपको हमारे सारे फंड मैनेजर्स की लिस्ट मिल जाएगी। आप उसको क्लिक करेंगे तो आपको उसके सारे रिटर्न्स भी मिल जाएंगे। जी। ये जो आपको होमवर्क करना पड़ेगा ये खुद करना पड़ेगा। और मैं हर अभिदाता और हर उस व्यक्ति से कहना चाहूँगी जो एनपीएस में इन्वेस्ट करना चाहता है कि वो खुद इसको सोच समझ लें। हम लोग एज रेगुलेटर्स हम किसी एक को नहीं रिकमेंड करते हैं। जी। क्योंकि जब हम सबको रजिस्टर करते हैं हम ये मान के चलते हैं कि ये सब हमारे हिसाब से बराबर हैं। एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है। हाँ जी। तो वहाँ पे देखिए आपको इसका जो लाभ है ज़ाहिर तौर पर मिल सकता है। और इसके साथ साथ अभी तक अगर देखा जाए ममता जी, क्योंकि जब हम बात करते हैं एमएसआर को लेकर और कैसे मल्टीपल स्कीम्स जो हैं, क्योंकि ये भी एक हम कह सकते हैं कि मांग ज़ाहिर तौर पर पहले से रही है कि और भी जो स्कीम हैं उनका लाभ हमें मिले, जबकि पहले हम देखते थे कि एक ही नंबर पर नहीं मिल पाता था उन्हें। देखिए, जो स्कीम्स हैं पहले भी हमारी एनपीएस स्कीम्स थी और कॉमन स्कीम्स हैं। जब मैंने एनपीएस ट्रस्ट वेबसाइट की बात करी तो उसमें जो हमारी स्कीम्स चल रही हैं उन सब के रिटर्न्स उस पे हैं और 3 साल के हैं, 1 साल के हैं, सिंस इंसेप्शन हैं। लेकिन जो हम लोग अभी फ्लेक्सिबिलिटी लाए हैं मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क के तहत, वो हम लोग मुख्यतः इसमें हमने उनको 100% इक्विटी का एक ऑप्शन दे दिया है। फिर हमने जो प्रोडक्ट था ये पहले हम खुद इसका संचालन करते थे जी। और हम अपने फंड मैनेजर्स के माध्यम से इसको चलाते थे। अब हमने फंड मैनेजर्स को ये स्वाधीनता दे दी है कि वो खुद प्रोडक्ट बनाएंगे, हम केवल उसका अप्रूवल करेंगे और उनको एक फ्रेमवर्क बना के दे दिया है, उनको कुछ पॉइंटर्स दे दिए हैं। तो इससे ये होगा कि वो मार्केट के ज़्यादा पास हैं और वो बाज़ार में जो डिमांड है वो इस हिसाब से और प्रोडक्ट्स बनाएंगे, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होगी, उसमें विविधता ज़्यादा होगी, जितने विभिन्न वर्ग हैं उनके हिसाब से वो बनाएंगे। तो हमने ये सोच के इसको मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क को अभी अंजाम दिया है। जी। और साथ ही एक और मेल हमारे पास आया है कृष्णमूर्ति जी का, वो जानना चाह रहे हैं कि कैसे एनपीएस से वो जुड़ सकते हैं और कैसे इसके ज़रिए रिवाइव कर सकते हैं। अब अगर कोई सब्सक्राइबर है जिसने पहले अपना कुछ जो राशि है उसमें डाली लेकिन बाद में वो नहीं डाल पाए और उसके बाद से अगर वो दोबारा से अगर जुड़ना चाहते हैं तो किस तरह का विकल्प उनके पास रहता है? देखिए, अगर आपने पहले डाली है, आपने बीच में नहीं डाला, कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर से डाल देंगे। ये अकाउंट ना डॉर्मेंट होता है ना डेड होता है। ये बैंक के खाते की तरह नहीं है। आप इसमें कभी भी पैसा डाल सकते हैं। अगर आपने किसी पॉइंट ऑफ प्रेजेंस किसी बैंक के थ्रू डाला है, आप उसके पास जा सकते हैं। आपको कोई भी दिक्कत हो, आप पीएफआरडीए की वेबसाइट पे या एनपीएस ट्रस्ट की वेबसाइट पे हमारे ईमेल आईडी दिए हुए हमसे संपर्क कर सकते हैं जी। और इसमें सबसे बढ़िया चीज़ है कि आपको कोई अमाउंट की भी बाध्यता नहीं है। आप 500 से ऊपर कुछ भी डाल सकते हैं, साल में कोई बाध्यता नहीं है, ऊपर की कोई लिमिट नहीं है, ऊपर की राशि डालने की कोई लिमिट नहीं है। आप अनलिमिटेड डाल सकते हैं, आप कम से कम डाल सकते हैं जी। और अगर नया खाता खोलना है तो उसके लिए आप किसी भी पॉइंट ऑफ प्रेजेंस के पास जा सकते हैं। उसकी भी लिस्ट हमारे वेबसाइट पे दी हुई है और आप इसके अलावा ईएनपीएस के माध्यम से भी आप एंटर कर सकते हैं जो कि प्योर डिजिटल फॉर्म है। जी। और आजकल डिजिटली तो हम लोग देखते हैं किस तरीके से और ज़्यादा सरल जो है इस प्लेटफॉर्म को बना दिया गया है। और खासतौर से ममता जी, जैसे आपने कहा कि यहाँ जब हम लिमिट की बात करते हैं, कई अलग अलग प्लेटफॉर्म जो हैं जो कि काफ़ी सुरक्षित माने जाते हैं, ये माना जाता है कि वहाँ पे एक निर्धारित सीमा तय है कि आप इतना ही निवेश इसमें कर सकते हैं। लेकिन जब हम एनपीएस की बात करते हैं तो यहाँ पे किस तरीके से जो सीमा है वो रखी गई है, टैक्स बेनिफिट जो है जो कि एक हम कह सकते हैं मेन फीचर इसका माना जाता है, किस तरीके से उसका लाभ मिल सकता है? देखिए, यहाँ पे कोई सीमा ही नहीं है जमा करने की। जी। आप न्यूनतम कुछ भी डाल सकते हैं। अभी स्पेशली जो मल्टीपल फ्रेमवर्क में हम लोगों ने कुछ व्यक्ति विशेष के रूप से पॉइंटर्स दिए हैं कि आप प्लेटफॉर्म वर्कर्स का स्कीम बना सकते हैं, स्त्री वर्ग के लिए बना सकते हैं, कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ के लिए बना सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए बना सकते हैं,
एग्री वर्कर्स के लिए बना सकते हैं। जी। तो हमने कोई अमाउंट तय नहीं किया है। ऊपर की कोई लिमिट पहले भी नहीं थी, अभी भी नहीं है। जी। अब जहाँ तक टैक्स बेनिफिट का सवाल है, तो टैक्स पुराने रिजीम में इसमें 1.5 लाख की जो एक सीमा सबको पता है अंडर सेक्शन 80C, वो अब पुराने रिजीम में चली गई है, लेकिन अभी भी है। एक अंडर सेक्शन 80CCD 1B 50,000 की सीमा थी, वो पुराने में है, नए में नहीं है। लेकिन नए में सेक्शन 80CCD 1-2 में 7.5 लाख तक एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की सुविधा है, वो अभी भी नए में भी व्याप्त है। जी। लेकिन ये सिर्फ उनके लिए है जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में है। जी। दूसरी तरफ जब आप पैसा निकालते हैं तो आपका 60% जो भी कॉर्पस का कुल राशि है वो पूरे कर से मुक्त है। जी, यानी आपका जो टोटल फंड है जी, उसका 60% जो होगा जी, तो वहाँ हम मान सकते हैं कि आप उस पर किसी तरह का कोई टैक्स आपको नहीं देना होगा। बिल्कुल नहीं। लेकिन इसके साथ ही जो 40% और राशि हमारी बचती है, जी, क्या उसको अगर हम उसकी निकासी करते हैं मंथली बेसिस पे करें या ईयरली बेसिस पे करें, वहाँ पे किस तरह का प्रावधान है? देखिए, जो 40% आज की तारीख में एडवर्टाइज करना होता है, लेकिन अगर आप हमारे एग्जिट के प्रोविजंस देखें और हमारे MSF मल्टीपल स्क्रीन फ्रेमवर्क को देखें, जी, तो उसमें भी हमने उसको घटा के 20% कर दिया है। जी। लेकिन इसके बावजूद 40% अभी उसको हम नॉन टैक्सेबल नहीं कह सकते, वो टैक्सेबल है। लेकिन 60% पर लाभ जो है वो हम कह सकते हैं वो मिलेगा। हाँ, लेकिन आप देखें तो ये एन्युटी भी, आपको एन्युटी का मतलब है वार्षिकी या आपको जो मंथली सैलरी के रूप में मिलेगा। जी। तो अगर आप 12 लाख के लिमिट में आते हैं तो ऐसे भी आपका टैक्सेबल इनकम नहीं है। जी, सरकार ने उसको वैसे ही कर मुक्त कर दिया जी, है। जी, जी। अब उसके बियॉन्ड आप मार्जिनल टैक्स वाले सेक्शन में आ जाएंगे, तो जो टैक्स आपको नॉर्मली लगता है वो लगेगा। जी। हम लोग प्रयास करते हैं सरकार को लिखने का कि इसको भी आप कर मुक्त करने की चेष्टा करें, बट अभी उसमें हम कुछ कह लेकिन नहीं काफ़ी सकते। बेहतर हुआ है अगर हम एक दशक की बात करें, और खासतौर से एक साल में भी कई बदलाव इसमें हमने देखे हैं। और एक महत्वपूर्ण बदलाव की अगर बात की जाए, एग्जिट के ऑप्शन की जब हम बात करते हैं, जो कि पहले हम मानते थे कि 60 बरस आपकी जो आयु है वो पूरी होनी चाहिए या उसके बाद जो एक निर्धारित समय है, लेकिन अब इसमें भी एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। हाँ, इसमें बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। लोगों को थोड़ी झिझक होती है पेंशन में आने में, उनको लगता है कि हमको या तो 60 साल तक पूरा वेट करना पड़ेगा या हम अपना पैसा इतने दिन तक लॉक इन करके क्यों रखें। जी। अगर बीच में हमको चाहिए तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं है पैसा निकालने का। तो इसके लिए हम लोगों ने वेस्टिंग पीरियड या जब आपको निकालने का अधिकार है उसको हमने 60 से घटा के अब 15 साल कर दिया है। अगर आप 25 में एंटर करते हैं तो आप 40 में पैसा निकालने का अधिकार रखेंगे। आप उसे स्वेच्छा से उस अंतराल को बढ़ाना चाहते हैं, आप इसको अब 85 साल तक बढ़ा सकते हैं। आप 80 साल तक एंटर कर सकते हैं इस स्कीम में। जी। आप अगर 55 साल के ऊपर हैं, 55 और 60 के बीच के हैं, तो आप मिनिमम 10 इयर्स के लिए रखेंगे। अगर आप 60 के ऊपर खोलते हैं, क्योंकि ये देखा गया है कि जो लोग रिटायर हो जाते हैं उनको भी अपने लमसम मिलता है या कोई प्रॉपर्टी बेची आपको पैसा मिला, तो आपको समझ में नहीं आता है कहाँ लगाएं। जी। इसमें आप 60 के बाद एंटर कर सकते हैं और आप कभी भी निकल सकते हैं, कोई बाध्यता ही नहीं है, कोई समय सीमा ही नहीं है। जी, बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से और ज़्यादा आकर्षक हम मान सकते हैं एनपीएस को बनाया गया है। और ऐसे में खास तौर से ममता जी, महिलाओं की अगर बात की जाए तो अब एक हम कह सकते हैं नई पहल जो है वो भी देखने को मिलती है, पेंशन सखी के रूप में जिसकी घोषणा हुई है। हाँ, पेंशन सखी हम चाहते हैं बिकॉज हम ऐसा सोचते हैं कि जो महिला वर्ग हैं उनको इसकी बहुत आवश्यकता है। अगर आप आंकड़े देखें तो आज की तारीख में जो महिलाएं हैं वो पुरुषों से ज़्यादा रहती हैं। उनकी जो लॉन्जिविटी है, वो लाइफ स्पैन है, वो पुरुष से कम 2 से 3 वर्ष अधिक है। जी। और उनके लिए कोई ये सुविधा नहीं है, सरकार तो सबको पेंशन नहीं प्रोवाइड कर सकती है। तो उनके लिए हम लोगों ने मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क में ये खास एक प्रोविज़न रखा है कि जो हमारे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं वो उसके प्रति भी एक सेंसिटिवली कुछ महिला वर्ग के लिए अलग से प्रोडक्ट बनाएं। एक बात मैं एग्जिट से रिलेटेड और कहना चाहूँगी, जो महिलाओं के लिए एज वेल एज दूसरों के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि
जो पार्शियल विड्रॉल की सुविधा थी वो भी पिछले वाले स्कीम में केवल तीन बार निकाल सकता था अभिदाता, और वो भी 5 साल के अंतराल में निकाल सकता था। तो अगर वो 25 साल में एंटर करता है और तो 60 वर्ष तक वो केवल मात्र 3 बार निकाल सकता था। अब इसकी सुविधा भी हमने 6 बार कर दी है और 5 साल के अंतराल की बजाय हमने इसको 4 बार कर दिया है, 4 साल कर दिया है जी। यही अगर हम 60 साल का अभिदाता 60 साल के ऊपर हो जाता है तो वो 1 साल में 3 बार निकाल सकता है। तो हमने ये पूरी फ्लेक्सिबिलिटी रखी है ताकि किसी को ये शिकायत ना हो कि हम पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं। यानी किसी की अगर कोई आवश्यकता है और उसको हम चाहते हैं कि वहाँ से हमें जो विड्रॉल है वो हो सके, तो अब ज़्यादा विकल्प हम कह सकते हैं ममता जी कि अब एनपीएस में हमें मिल गए हैं। हाँ, कई ज़्यादा विकल्प मिल गए हैं। एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगी, हमने पिछले साल एनपीएस वात्सल्य का इनॉग्रेशन किया था जी। इसमें हम जनरली बात करते हैं कि ये व्यक्ति 18 साल में एंटर करता है और 75 साल में, आज की तारीख में 75 साल तक वो उसमें रह सकता है जी। लेकिन एनपीएस वात्सल्य के तहत वो जिस दिन पैदा हुआ है उस दिन उसका खाता खुल सकता है, पहले दिन से खुल सकता है जी। और वो 18 तक उसमें रहता है। 18 के बाद ऑटोमेटिकली अगर वो एग्जिट नहीं करेगा, निकासी नहीं लेगा, तो वो एनपीएस में एंटर कर जाएगा जी। और आपको एक मज़ेदार बात बताऊं तो अगर वो उसके माता पिता या उसका जो भी गार्जियन है वो उसके हर महीने 5,000 या समझ लीजिए 2,000 रुपए डालता है और अगर वो पैसा नहीं निकालता है तो 60 साल तक ये पैसा करोड़ों में कन्वर्ट हो जाता है। बिल्कुल, और यही उसी वजह से हम लगातार बता रहे हैं कि कैसे अब एनपीएस में अच्छा रिटर्न जो है वो आपको मिल सकता है। लेकिन जिस तरीके से आपने बताया वात्सल्य की भी अगर हम बात करते हैं, अगर कोई माता पिता है जो कि शुरुआत करना चाहते हैं तो किस तरीके से वो इसकी शुरुआत कर सकते हैं? पोर्टल पर जाके उनको रजिस्ट्रेशन करना होगा, क्या क्या दस्तावेज उसके लिए ज़रूरी होंगे? हाँ, उसके लिए पोर्टल पे करना होगा, वो ईएनपीएस के माध्यम से भी कर सकते हैं, वो पॉइंट ऑफ प्रेजेंस के माध्यम से भी कर सकते हैं, और जो बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट लगाना होगा जी। और उसके साथ आप माता पिता का जो भी गार्जियन होगा उसके डॉक्यूमेंट्स देने होंगे जी। और उसमें मैं कहना चाहूँगी जब वो अपने डॉक्यूमेंट्स केवाईसी डॉक्यूमेंट्स देंगे तो वो अपना भी खाता खोल लें जी। जनरली माँ या बाप बनते हैं, तो ये एनपीएस वात्सल्य को मैं एक फैमिली एनपीएस अपॉर्चुनिटी के रूप में मानती हूँ, क्योंकि हम अलग अलग टाइम ये सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं दे सकते। जब एक बार ये हो ही रहा है, ये कार्य हो रहा है, तो उसमें आप सारे फैमिली को आप कंसिडर कर लें। यानी हम ममता जी देख सकते हैं ना सिर्फ इसको हम सेविंग तक सीमित रखें, बल्कि फाइनेंशियल फ्रीडम की बात की जाए, फाइनेंशियल रिफॉर्म के तौर पर इसको आप देख सकते हैं आज के समय में। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। हम लोग की यही मंशा है कि हम 2030 तक कम से कम 5 करोड़ जनसंख्या को कवर कर लें। ये एक हम मूवमेंट के तौर पे ले रहे हैं, ये एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट नहीं है जी। सोशल सिक्योरिटी सबका हक है और हम अपने ही पैसे से अपनी सोशल सिक्योरिटी कर रहे हैं जी। इसमें हमने जो थोड़ा बहुत बदलाव लाया है, इसलिए लाया है क्योंकि हम सोचते हैं अभिदाता का पैसा उसकी ज़रूरत पड़ने पे उसे मिलना चाहिए, और एट द सेम टाइम जो उसको एक कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट का इफेक्ट मिलना चाहिए वो उसका आभास नहीं होता है जब तक वो पैसा कुछ साल तक सिस्टम में ना रह जाए। इसीलिए ये ज़रूरी है कि कम से कम कुछ समय सीमा उसकी तय की जाए। तो उस हिसाब से हम लोग ने दोनों चीज़ों का ध्यान रखा है। बिल्कुल, और ऐसे में क्योंकि आज के समय में जो लोग लगातार नौकरी पेशा लोग हैं उनको भी समझ में आता है, लेकिन जो गिग वर्कर्स की जब हम बात करते हैं तो उनके लिए भी एक हम मान सकते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण माध्यम जो है नज़र आता है। वो अगर पोर्टल पर जाकर चाहते हैं कि इसमें रजिस्ट्रेशन करें, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न उसमें उनको होता है, टियर 1 की बात की जाए, टियर 2 की बात की जाए, तो कैसे वो अपना जो निवेश है उसकी शुरुआत कर सकते हैं? देखिए, इसमें मैं 2 चीज़ें कहना चाहूँगी। एक तो हम लोग ने रिसेंटली हमने अपनी जो केवाईसी गाइडलाइन है उसको काफ़ी इजी बना दिया है, और जितने भी डिजिटल केवाईसी के माध्यम है सबको अपने में सम्मिलित कर लिया है और उसको आसान से आसान बना दिया है। अगर अभिदाता ने कहीं भी केवाईसी से बैंक खाता खोला हुआ है या किसी किस्म का अकाउंट चला रहा है, उसे दोबारा केवाईसी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसे कंसेंट तो डिजिटली भी देनी होगी जी। अब हम आते हैं गिग वर्कर पे। गिग वर्कर में क्या है, ये ऑलरेडी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हाल में ही हमने जोमेटो के साथ टाई अप किया है और उनके 60,000
ब्रांड्स भी खुल चुके हैं। जी। सो इनके पास ऑलरेडी KYC होती है। हम आगे और भी प्लेटफॉर्म वर्कर्स, गिग वर्कर्स को हम संपर्क करना चाह रहे हैं जी। और इनके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत बड़े ये बिल्कुल निम्न मध्यम वर्ग के समझिए जी। हैं और इनको तो बहुत ज़रूरत है आगे इनको सुरक्षा प्रदान करने की। बिल्कुल। और हाँ सॉरी, और शायद इसी कड़ी में जो हमारे किसान हैं उनको भी जोड़ा जाएगा, उसकी भी नई शुरुआत शायद कुछ हुई है। हाँ बिल्कुल आपने सही कहा। हमने किसानों के प्रति भी यही हमने इस तरीके की स्कीम चलाई है। उसमें जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जी। उनसे हम संपर्क कर रहे हैं, उनको हम पेंशन एजेंट बनाएंगे जी। और कुछ हमारे इस तरीके के फेडरेशंस हैं जो कि ऑलरेडी विनियमित हैं दूसरे रेगुलेटर से, उनको हम पॉइंट ऑफ प्रेजेंस बना रहे हैं जी। और हम इस क्षेत्र में बहुत बड़े फॉर्म में जाना चाह रहे हैं। बिल्कुल ममता जी, क्योंकि समय की हमारे पास कमी, एक छोटा सा आखिरी सवाल और आपसे, जो खासतौर से युवा वर्ग है, वो किस तरीके से उसका रुझान आपको लगता है कि अब पेंशन स्कीम्स की तरफ, NPS की तरफ बढ़ता नजर आता है, और आखिर क्यों जरूरी है NPS? देखिए, अभी अगर मैं सही कहूँ तो उनका अभी रुझान नहीं है जी। और हम इसके लिए भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। हमने अभी हाल में ही कुछ सोशल मीडिया में के कॉन्टेस्ट किए थे जी। और उसमें उनसे हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, तो हम बहुत उत्साहित हुए वो देख के। हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने वाले हैं जी। क्योंकि अगर उनके माता पिता बोलते हैं तो वो शायद नहीं इतने आसानी से सुनेंगे। वो बोलेंगे पेंशन तो जब हम ओल्ड हो जाएंगे या जब हम, अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है तब हम सोचेंगे। लेकिन हमको लगता है ये भी एक वर्ग है जिसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और उसको ना केवल वित्तीय साक्षरता की आवश्यकता है, उसको पेंशन साक्षरता की भी आवश्यकता है जी। और उसी के लिए लगातार जो कार्यक्रम है, आप देखिए जागरूकता कार्यक्रम वो भी चलाए जा रहे हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण NPS में जो बड़े बदलाव हैं और क्या कुछ ये नए नियम आए हैं जिसका लाभ आपको मिलेगा, उसकी जानकारी आज हमने आपको दी इस कार्यक्रम में। फिलहाल ममता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। तो जाना आपने किस तरीके से NPS में अगर आप निवेश करते हैं तो आपको अच्छा रिटर्न मिलता है, अच्छा फंड आपका तैयार हो जाता है और ये 60 बरस के बाद के लिए आपको शायद ज़रूरी लगता हो, लेकिन इसके लिए आपको अभी से सोचना होगा। आपकी उम्र 20 वर्ष है, 25 वर्ष है, जितना जल्दी आप निवेश शुरू कर देंगे उतना बेहतर रिटर्न जो है आपको मिलेगा। और NPS इसीलिए ज़रूरी भी माना जाता है, बल्कि पेंशन जो है ये एक तरीके से एक धारणा जो है वो बनती हुई नज़र आती है, क्योंकि अगर आप आत्मनिर्भरता चाहते हैं, आर्थिक रूप से आप स्वतंत्र रहना चाहते हैं, किसी दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते, तो ये ज़रूरी कि आप अभी से इसमें निवेश की शुरुआत करें। फिलहाल के लिए मनी मंत्र में बस इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।